हेलो दोस्तों, आर्या टेक्निकल क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। दोस्तों, आज अपन चर्चा कर रहे हैं राजस्थान के राज्य चिन्हों की। किसकी चर्चा कर रहे हैं? राजस्थान के राज्य चिन्हों की। इसमें गोडावन आता है, चिंकारा अपना राज्य पशु आता है, ऊंट आता है, और राज वृक्ष खीजड़ी आता है, अपना खेल बास्केटबॉल आता है, अपना नृत्य घूमर आता है। इनके बारे में अपन क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। तो अपन सबसे पहले चर्चा करते हैं अपने राज पक्षी किसकी? गोडावण की। किसकी चर्चा करते हैं? गोडावण की। दोस्तों, अपना जो राज पक्षी है वो क्या है? गोडावण है। क्या है? गोडावण है। इसको 1981 में गोडावण को राज्य पक्षी घोषित किया गया था। कब किया गया था? 1981 में गोडावण को राज्य पक्षी घोषित किया गया था। इसका वैज्ञानिक नाम, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो गोडावण है पक्षी अपना, उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? उसका वैज्ञानिक नाम है कोरियोटिस नाइग्रोसेप्स। क्या है इसका वैज्ञानिक नाम? कोरियोटिस नाइग्रोसेप्स। क्या है वैज्ञानिक नाम? कोरियोटिस नाइग्रोसेप्स। ये तभी याद होता है क्योंकि वैज्ञानिक नाम थोड़ा अपन को बोलने में ऐसा लगता है, इसलिए वो याद होने में अपने लिए थोड़ा क्या होता है? कठिनाई होता है। इसलिए इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? कोरियोटिस नाइग्रोसेप्स है। अन्य नाम क्या है इसके? इसके अन्य नाम है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। इसका अन्य नाम क्या है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, सौंसड़िया, मालमोरडी, हुकना, गुधनमेर। क्या क्या नाम है इसका? अन्य नाम की बात करें तो इसका अन्य नाम क्या क्या है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, सौंसड़िया, मालमोरडी, हुकना, गुधनमेर। ये हमेशा यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इधर को अपन को वैज्ञानिक नाम से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि गोडावण पक्षी का वैज्ञानिक नाम क्या है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसे कब घोषित किया गया? 1981 में घोषित किया गया। इसके अन्य नाम क्या क्या याद रखना अपन को? ग्रेट इंडियन, सौंसड़िया, मालमोरडी, उकना, गुधनमेर। ये इसका नाम क्या किया गया? घोषित किया गया था। अब देखो, राष्ट्रीय मरु उद्यान सबसे ज्यादा जो गोडावण है वो कहाँ पाए जाते हैं? राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में। कहाँ पाए जाते हैं? राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में। क्योंकि जो जैसलमेर है वहां पर कौन सी घास पाई जाती है? सेवण। कौन सी घास पाई जाती है? सेवण। जो ये सेवण घास है ना, वो गोडावण पक्षी के लिए बहुत स्वादिष्ट घास है। वो इस घास को सबसे ज्यादा पसंद करता है खाने में। तो ये उसके लिए क्या हो गई? घास, खाने की घास कौन सी है गोडावण की? सेवण घास है। ये सोकलिया अजमेर में भी है और सोरसेन बारा में भी पाए जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं? अपने जैसलमेर में। जो गोडावण है, वैसे इनकी जनसंख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है और इनको अपनी जो गवर्नमेंट है उसने भी इनको संरक्षण दिया है। तो इनकी जो शरण स्थली है वो कौन कहाँ पे है? गोडावण की जो शरण स्थली है वो क्या है? सोरसेन बारा। सोरसेन बारा क्या कहलाती है? गोडावणों की शरण स्थली कहलाती है। क्या कहलाती है? गोडावणों की शरण स्थली। तो ध्यान रखना, यहाँ से रिलेटेड कितने क्वेश्चन बन गए? राज पक्षी गोडावण हो गया, 1981 में से राज्य पक्षी घोषित किया गया था। इसका वैज्ञानिक नाम हो गया कोरियोटिस नाइग्रोसेप्स। और इसके अन्य नाम की मैं बात करूं तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हो गया, सौंसड़िया हो गया, मालमोरडी हो गया, उकना हो गया और गुधनमेर हो गया। ये ये पाए खा जाते हैं राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर, सोकलिया अजमेर। यहाँ पर देखे गए थे, ज्यादा कोई जिनकी वो नहीं है, सोरसेन बारा में। और इसको इनकी जो शरण स्थली है वो क्या कहलाती है? सोरसेन बारा गोडावणों की क्या है? शरण स्थली है। गोडावण क्या है? मूलतः खाना पक्षी है अफ्रीका का। मूलतः पक्षी कहाँ का है? गोडावण अफ्रीका में। और ये देश भारत में पाए जाता कहाँ है? सबसे ज्यादा राजस्थान में ही पाए जाते हैं गोडावण पक्षी। ठीक है, ये तुम्हारा गोडावण हो गया। ये आपने देखा होगा, गोडावण है। अगर आपको देखना है तो राजस्थान में आप जैसलमेर जाइए और वहां पर गोडावण देखिए। इसका जो वैज्ञानिक नाम है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, जो मैंने आपको बता ही दिया। और सोरसेन बारा में पाया जाता है। मूलतः कहाँ का पक्षी है? अफ्रीका का। कहाँ का है? अफ्रीका का। अब अपन बात करते हैं राज वृक्ष। अपना जो राज वृक्ष है वो क्या है? खेजड़ी। खेजड़ी अपने लिए, मतलब वृक्ष तो अब सरकार भी चलाती है, वृक्ष लगाओ जीवन बचाओ और वृक्ष लगाओ, ये सरकार भी काफी अपने योजनाएं चलाते रहते हैं। वृक्ष अपने लिए बहुत ही आवश्यक है। तो जैसे देखो, आपको मैं खेजड़ी के बारे में बताऊंगा तो देखना खेजड़ी अपने कितने काम की का वृक्ष है। और इसको बचाने के लिए राजस्थान में इस समय जो सोलर प्लांट लग रहे हैं, उसलिए पश्चिमी राजस्थान में जो खेजड़ी वृक्ष है उनकी कटाई गवर्नमेंट ने जो कंपनियों को टेंडर दे रखे वो कर रही है।
तो इसका क्या है कि अपने पश्चिमी राजस्थान के भाई बंधु हैं उनके द्वारा इसका क्या किया जा रहा है, विरोध किया जा रहा है। और मूलतः आवश्यक है, जरूरी है, विरोध करना चाहिए, क्योंकि हमारा वृक्ष बचाना ही हमारे लिए सबसे पहली वरीयता है। ठीक है, इसको 31 अक्टूबर 1983 को खेजड़ी को राज्य वृक्ष घोषित किया गया। खेजड़ी को राज्य वृक्ष कब घोषित किया गया, इसकी पूरी डेट याद रखनी है अपन को, 31 अक्टूबर 1983, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में काफी बार आ चुका है कि खेजड़ी को राज्य वृक्ष कब घोषित किया गया। इसमें क्या है कि 31 नवंबर दे देगा, किसी में क्या दे देगा, तो अलग अलग देता है अपन को। इसमें एग्जैक्ट डेट याद रखनी है, 31 अक्टूबर 1983 को खेजड़ी को राज्य वृक्ष घोषित किया गया था। अब देखो, अब खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम क्या है, प्रोसोपिस सिनेरिया। खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम क्या है, प्रोसोपिस सिनेरिया। क्या है, प्रोसोपिस सिनेरिया। अपन जितनी बार इसको बोलेंगे ना तो आपको याद होगा, ऑप्शन से अपन इसका आंसर लगा देंगे। ठीक है, अन्य नाम देखो इसका, इसके अन्य नाम है रेगिस्तान का कलवृक्ष, राजस्थान का गौरव, समी, सीमलो जाटी। यहां से भी क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि इसके जो अन्य नाम है, तो रेगिस्तान का कलवृक्ष बोलते हैं, राजस्थान का गौरव बोलते हैं, समी वृक्ष बोलते हैं, सीमलो जाटी, ये इसका क्या है, अन्य नाम। क्या करते हैं, इसमें ऑप्शन देके एक ऑप्शन तो इनमें से दे देता है और पूछ लेता है कि खेजड़ी के अन्य नाम नहीं है, तो एक इसमें, तीन इसमें से दे देगा, एक अलग दे देगा, तो अपन को इसके अन्य नाम भी क्या रखना है, याद रखना है। इसकी जो फली है उसको क्या कहा जाता है, सांगरी, और इसकी जो सूखी फली होती है ना उसको बोला जाता है खोखा। क्या बोला जाता है, खोखा। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि खेजड़ी की जो फली होती है उसको क्या कहा जाता है, सांगरी, और जो इसकी सूखी फली होती है उसे क्या कहा जाता है, खोखा। खेजड़ी की जो पत्ती है उसे क्या कहा जाता है, लूम। क्या कहा जाता है, लूम। जो लूम है इसकी, जो किसके लिए ज्यादा उपयोगी है, जैसे अपने पश्चिमी राजस्थान में सबसे ज्यादा पाए जाने वाले ऊंट है, बकरी है, तो वो इसकी जो लूम है उसको बड़े छाव से खाते हैं, उनके लिए पौष्टिक वो हो जाती है लूम इसकी, किसकी, खेजड़ी की। और खेजड़ी की जो सांगरी है इसकी क्या बनाई जाती है, सब्जी, तो ये भी बहुत पौष्टिक होती है अपने लिए, तो ये इसकी वो हो गई। तो इसका देखो, इसकी कितनी कितनी इंपॉर्टेंट है। इसकी जो सांगरी है, इसकी फली, इससे तो अपन सब्जी बनाते हैं, और इसकी लूम है उसको अपने जानवर खाते हैं, तो उनके लिए पौष्टिक है, अपने लिए भी पौष्टिक है, पौष्टिक होती है, उनके लिए बहुत अच्छी है, तो ये उन इसको बड़े साफ से खाते हैं। तो ये लूम को कौन कौन से जानवर खाते हैं, ऐसे बकरी है और ऊंट है, तो ये क्या क्या होता है, इसको बड़े छाव से खाते हैं, तो उनके लिए भी ये क्या है, पौष्टिक। तो देखो खेजड़ी की इंपॉर्टेंस है कि अपने लिए तो इसकी सांगरी है वो इंपॉर्टेंट हो गई, और जानवरों के लिए क्या हो गई, इसकी लूम इंपॉर्टेंट हो गई, और इसकी जो सूखी फली होती है वो क्या कहलाती है, खोखा कहलाती है। क्या कहलाती है, खोखा कहलाती है। दशहरा पे विजयदशमी पर अपन खेजड़ी की पूजा करते हैं। क्या करते हैं, खेजड़ी की पूजा करते हैं। और एक पश्चिमी राजस्थान में कहावत भी है कि गांव गांव गोगा और गांव गांव खेजड़ी, मतलब गोगा जी है उनकी भी खेजड़ी के वृक्ष के नीचे उनका स्थान होता है। गोगा जी को अपन क्या कहते हैं, सर्पों का देवता कहते हैं। जैसे अपन लोक देवता बात करेंगे तो बड़े विस्तृत से गोगा जी के बारे में भी चर्चा करेंगे, तो ये भी क्या है, कहावत चलती है। ये तुम्हारी हो गई खेजड़ी, ये वृक्ष हो गई। ये से देखो, इसकी ये क्या है, खेजड़ी की फली है जिनको अपन सब्जी बनाते हैं, और ये इसकी जो लूम है ये किसके, जानवरों के लिए खाने के लिए अच्छी होती है। और इसका मैंने वैज्ञानिक नाम ये जरूर याद रखना आपको, वैज्ञानिक नाम क्या है इसका, प्रोसोपिस सिनेरिया है, और इसका अन्य नाम मैंने बता दिया। इसको ये तारीख याद रखनी है, कब किया गया था, 31 अक्टूबर 1983 को घोषित किया गया था, क्योंकि ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जा सकता है। एग्जैक्ट तारीख याद रखनी है, 31 अक्टूबर। ठीक है, आगे देखो, खेजड़ी है, खेजड़ी वृक्ष के लिए क्या है कि 12 सितंबर 1730 की बात है कि अपने मारवाड़ के राजा थे उदयभान सिंह। कौन थे, अभय सिंह थे, सॉरी कौन थे, अभय सिंह थे। तो अभय सिंह ने क्या की, अपने जो सैनिक, उनको लकड़ी की आवश्यकता पड़ी, तो उन्होंने लकड़ी की आवश्यकता पड़ी तो उन्होंने लकड़ी का अपने सैनिकों को लकड़ी काटने के लिए भेज दिया। लेकिन वहां गांव वालों ने अब वृक्ष की इतनी ज्यादा आवश्यकता, इंपोर्टेंस मानते हुए उसको नहीं काटने दिया। और उसमें सबसे प्रथम आई अपने अमृता देवी बिश्नोई। कौन आई थी, अमृता देवी बिश्नोई महिला आई थी। उसके साथ साथ 363 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी, किसके लिए, खेजड़ी वृक्ष की रक्षा करते हुए। कितने लोगों ने, 363 लोगों ने जान गंवा दी थी। तो ध्यान रखो खेजड़ी कितनी इंपॉर्टेंट है। तो आपको
इसके बारे में क्वेश्चन ये भी पूछा जा चुका है कि खेजड़ी वृक्ष पर जो अमृता देवी बिश्नोई थी उन्होंने अपनी जान कब कब गंवाई थी? 12 सितंबर 1730 को। कितने लोगों ने गंवाई थी? 363 लोगों ने गंवाई थी। और ये अपने लोगों ने वृक्ष की सेवा की थी। तो पश्चिमी राजस्थान में खेजड़ी का बहुत महत्व है। पश्चिमी राजस्थान में खेजड़ी का बहुत महत्व है और वृक्ष की सेवा करनी चाहिए अपने, इसमें नो डाउट। ये अपने लिए आगे, अपने लिए, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए भी बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट है। तो पीढ़ी का अपन क्या करनी चाहिए? रक्षा करनी चाहिए। खेजड़ी वृक्ष का सबसे बड़ा जो मेला लगता है वो कहाँ लगता है? जोधपुर में लगता है। और खेजड़ी की जो दशहरा पे इसके वृक्ष की पूजा की जाती है। अपन उस समय रावण का वध, अपने श्री राम जी ने रावण का वध किया था, तो अपन रावण, तो उस पर दशहरा रावण का दहन करते हैं और अपन क्या करते हैं? दशहरा मनाते हैं। और उसी दिन क्या इसकी खेजड़ी की क्या की जाती है? पूजा की जाती है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 जून 1988 को, कब? 5 जून 1988 को खेजड़ी पर वृक्ष पर टिकट जारी किया गया था। डाक टिकटें कब और कब खेजड़ी वृक्ष पर जारी किया गया? तो कब किया गया? 5 जून 1988। यहां से भी क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना रहती है। राजस्थान के जितनी भी एग्जाम होती है ना, उसमें यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। वर्तमान समय में तो क्या है कि खेजड़ी बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है। तो आने वाली कोई भी एग्जाम है ना, तो यहाँ से क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना है। तो ये याद रखना, खेजड़ी पर अमृता देवी बिश्नोई ने कब को हुआ था? अपनी जान गंवाई थी 12 सितंबर 1730 को। और खेजड़ी वृक्ष को का मेला कहाँ लगता है? जोधपुर में। सबसे बड़ा मेला जोधपुर में ही लगता है। और खेजड़ी सबसे ज्यादा कहाँ? पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। तो पश्चिमी राजस्थान में और वृक्ष तो वो नहीं लेते, जिसको क्या कम पानी की आवश्यकता होती है। पश्चिमी राजस्थान में पानी की वैसे ही कमी है, तो वहां पर अपना कौन सा वृक्ष एकला जिंदाबाद रहता है? खेजड़ी। अब अपन बात करें राज पशु की। किसकी बात करेंगे? राज पशु। अपना जो राज पशु है वो 2 श्रेणियों में, एक तो वन्यजीव श्रेणी में और एक पशु श्रेणी में। तो पशु श्रेणी में तो क्या है? अपना ऊंट। और वन्यजीव श्रेणी में क्या है? अपना चिंकारा। क्या है? अपना चिंकारा। तो देखो इसको एग्जैक्ट तारीख याद रखनी, 22 मई 1981 को चिंकारा को राज्य पशु घोषित किया गया। राज्य पशु कब घोषित किया गया? 22 मई 1981 को चिंकारा को राज्य पशु घोषित किया गया। इसका वैज्ञानिक नाम है गजेला बनेट। क्या है इसका वैज्ञानिक नाम? गजेला बनेट। तो ये तुमको याद रखना, वैज्ञानिक नाम सबका याद रखना। जैसे गोडावण का रखना है, खेजड़ी का रखना है, और अपने ये अपने आगे राज्य पशु चिंकारा, इसका भी क्या वैज्ञानिक नाम अपन को क्या रखना है? याद रखना है। ये तुम्हारा चिंकारा हो गया। ये खूब तुमने देखी हिरण, जैसे जंगलों में जाते हो तो ये मिलती है अमूमन। तो ये क्या है? अपना राज्य पशु हो गया। ये किसके श्रेणी का? वन्यजीव श्रेणी का। अब अपन बात करेंगे पशुधन श्रेणी का। पशुधन श्रेणी का क्या है? अपना ऊंट। पशुधन श्रेणी का क्या है? अपना ऊंट है। क्या है? ऊंट। राज्य के पशु इसको घोषित किया गया। कब किया गया? 2014 में। कब किया गया था? 2014 में। 19 सितंबर 2014 को ऊंट को राज्य पशु घोषित किया गया। देखो वर्तमान समय में क्या है, ऊंटों की जनसंख्या भी धीरे धीरे कम होती जा रही है। जैसे मैंने बताया, गोडावण की भी जनसंख्या कम होती जा रही है और ये ऊंट की भी जनसंख्या कम होती जा रही है। इसलिए 2014 में सरकार ने इसको राज्य पशु और इसको संरक्षण दिया। जैसे वर्तमान समय में अगर रायका, रेवाड़ी सबसे ज्यादा ऊंटों का पालन करते हैं और ऊंट सबसे ज्यादा अपने पश्चिमी राजस्थान में पाए जाते हैं। तो इनको अगर संरक्षण देते हैं तो इनमें क्या है, जब इनके एक बच्चे का जन्म होता है ना, तो उस पर कुछ उनको 10,000 का कुछ ऐसे गवर्नमेंट अनुदान देती है। तो ये वर्तमान समय में गवर्नमेंट ने इसके लिए पहल चला रखी है, वो बहुत अच्छी है। अब इसका वैज्ञानिक नाम की मैं बात करूं तो वैज्ञानिक नाम है इसका कैमिलस डोमेडियस। क्या है इसका वैज्ञानिक नाम? कैमिलस। वैसे तुम याद रख सकते हो, ऊंट को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कैमल। तो इसका वैज्ञानिक नाम होगा कैमिलस डोमेडियस। क्या हो गया? कैमिलस डोमेडियस। ये याद रखना, वैज्ञानिक नाम सबका याद रखना। आपको 4-5 बार पढ़ोगे आप तो आप क्या ऑप्शन के हिसाब से फिर इनका वैज्ञानिक नाम कर दोगे। ठीक है, आगे देखो। इसका अन्य नाम मरुस्थल, रेगिस्तान का जहाज बोलते हैं उनको। अपन ये तो बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। उनको बोला जाता है, क्या बोला जाता है? रेगिस्तान का जहाज बोलते हैं उनको। अब देखो, ऊंटों का जो देवता है वो कौन है? बापूजी महाराज। ऊंटों का देवता कौन है? बापूजी महाराज को ऊंटों का देवता कहा जाता है।
तो आपको मैं इसके बारे में कहानी बताता हूँ बाबूजी महाराज की, कि अपने ऊंटों को लाने का श्रेय दिया जाता है बाबूजी महाराज को। किसको दिया जाता है? बाबूजी महाराज को। बाबूजी महाराज के बारे में कहा जाता है कि बाबूजी महाराज का जन्म 1239 ईस्वी में कोलुमंड गांव फलोदी जोधपुर में हुआ था। आज के बारे की एक कहानी सुनाता हूं। देखो, ये बाबूजी महाराज हैं, इनका जन्म हुआ था 1239 ईस्वी में कोलुमंड गांव फलोदी जोधपुर। बाबूजी महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? 1239 ईस्वी में कोलुमंड गांव फलोदी जोधपुर में हुआ था। बाबूजी महाराज के पिता का नाम था धांधल जी राठौड़। क्या था? धांधल जी राठौड़। इनकी माता का नाम था कमला दे। क्या था माता का नाम? कमला दे। इनकी पत्नी का नाम था फूलम दे या सुप्यार दे। क्या था? फूलम दे या दूसरा नाम था सुप्यार दे। इनकी घोड़ी का नाम था केसरी कालमी। घोड़ी का नाम क्या था? केसरी कालमी। जो केसरी कालमी घोड़ी थी वो इन्होंने ली थी, किससे ली थी? देवल चारणी से। माता देवल चारणी से ली थी। किससे ली थी? माता देवल चारणी। इनसे इन्होंने क्या ली थी? घोड़ी ली थी। और राजस्थान में ऊंटों को लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? बाबूजी महाराज को दिया जाता है। बाबूजी महाराज को लक्ष्मण जी का अवतार भी कहा जाता है। तो ये बाबूजी महाराज की एक बेसिक बात हो गई। बाबूजी महाराज का जन्म कब हुआ? 1239 ईस्वी में। कहाँ हुआ? कोलुमंड गांव फलोदी जोधपुर में हुआ। इनका पिता का नाम धांधल जी राठौड़ था, माता का नाम कमला दे था, पत्नी का नाम फूलम दे या सुप्यार दे था, और इनकी घोड़ी का नाम क्या था? केसरी कालमी, जो इन्होंने कहाँ से ली थी? माता देवल चारणी से ली थी। जो इनकी शादी हुई थी वो हुई थी अमरकोट। कहाँ हुई थी? अमरकोट। अमरकोट के जो राजा थे वो कौन थे? सूरजमल। किसकी बेटी थी? अमरकोट के राजा सूरजमल। जो फूलम दे थी वो किसकी बेटी थी? अमरकोट के राजा फूलम दे। अब देखो, बाबूजी महाराज के बारे में कहा जाता है कि बाबूजी महाराज का जन्म इंद्रलोक की जो परी है उनसे हुआ था। कि जो अपने इंद्रलोक की परी है वो क्या कि धरती पे विचरण करने आती हैं, रात को घूमने आती है, जैसे तुम घूमते हो ऐसे वो भी आती है। लेकिन उनकी एक वो होती है, अगर किसी को दिख गई तो फिर वो वापस इंद्रलोक में नहीं जाती है। तो ऐसी कहानी है कि धांधल जी राठौड़ रात को घूम रहे थे और उसी समय इंद्रलोक की जो परियां है वो आती है और धांधल जी राठौड़ को इंद्रलोक की परी दिख जाती है। तो इंद्रलोक की परी दिखने के बाद क्या है कि वो वापस इंद्रलोक में नहीं जाती है। तो धांधल जी राठौड़े उनसे शादी की थी, उनके लिए अलग से महल बनवाया था और अलग से उनके लिए अलग से व्यवस्था की थी। तो उनकी लेकिन एक शर्त थी इंद्रलोक की परियों की कि आप जब भी मेरे महल में आओ तो उससे पहले मेरे से आपको एक बार आने की क्या लेनी पड़ेगी? एंट्री की मेरे से अनुमति लेनी पड़ेगी। तो धांधल जी राठौड़ जब भी जाते तो उनसे पूछ के तभी अंदर महल में प्रवेश करते थे। एक बार क्या होता है कि धांधल जी राठौड़े
तो बिगर पूछे ही महल के अंदर एंट्री कर गए। उन्होंने सोचा कि भाई अपन है, अपन धांधल जी राठौड़, और वो कैसे पूछे, अपन क्यों पूछ के जाए। वो बिगर पूछे ही महल में एंट्री ले गए। तो कहा जाता है कि जो बाबूजी महाराज थे उनकी माता शेरनी बनी हुई थी और बाबूजी महाराज उनका दूध पी रहे थे। तो जैसे उन्होंने देखा तो उनको वो बात तुरंत वो परी ने बोला कि वैस धांधल जी, मैं इसी बात की तो आपसे मना कर रही थी कि आप मुझे बिगर पूछे महल में एंट्री मत करना, और आज आपने वो काम कर दिया। तो उसी समय वो अपने इंद्रलोक में चली जाती है। और एक माता की अपने बच्चे के प्रति दो वो होती है, पहली तो वो उसको गोद में खिलाना चाहती है, दूसरी वो उसको पीठ पे खिलाना चाहती है। तो जो बाबूजी महाराज की माता थी, उन्होंने बाबूजी महाराज को गोद में तो खिला लिया, लेकिन उन्होंने उनको पीठ पे नहीं खिलाया था। तो वो बाबूजी महाराज से कह के गई थी कि भाई बेटा, मैं तुमको पीठ पे भी खिलाऊंगी। तो उसने पीठ पे खिलाने के लिए एक केसरी कालमी घोड़ी के रूप में जन्म लिया था। किसके रूप में जन्म लिया था उस परी ने? केसरी कालमी घोड़ी के रूप में। और ये केसरी कालमी घोड़ी किसके पास थी? माता देवल चारणी के पास थी। तो ये क्या कि पहले के ज़माना में गाय रखते थे, तो गायों की क्या कि गायों को पहले गोधन कहा जाता था। तो गायों का क्या पहले बहुत ज़्यादा महत्व था, हालांकि महत्व आज भी है गौ का, और अपन को हमेशा महत्व भी रखना चाहिए गौ माता का। तो उस समय क्या हुआ कि केसर कालमी घोड़ी है, वो क्या करती, बहुत बलवान घोड़ी थी। तो वो गायों में घोड़ी कैसे रखते थे कि जो गाय चराने जाता था ना जंगलों में, तो वो गवाला अपने पास घोड़ी रखता था। जैसे मान लीजिए किसी ने आके गायों पर चुराई, कुछ भी आक्रमण कर दिया, तो वो क्या करते थे कि उनको जैसे ही अपने वहां से घोड़ी से जल्दी से आके गांव में सूचना दे देते। तो सूचना देते तो अपन जैसे गांव वाले जाके और अपने उसमें युद्ध करके कैसे भी गायों को वो छुड़ाते थे अपनी को। तो इसलिए केसरी जो कालमी घोड़ी थी वो माता देवल चारणी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। तो ये अपने बाबूजी महाराज शादी करने के लिए जाते हैं। शादी करने के लिए जाते हैं तो अमरकोट वालों ने क्या कि पहले क्या कि राजाओं का आपस में प्रतिस्पर्धा होती थी कि जो ऊंचा तोरण रहता था उस तोरण को जो मारेगा हम उसी का हमारी राजकुमारी के साथ विवाह करेंगे। तो उन्होंने पहले ही अमरकोट वालों ने, क्योंकि इनकी भी जो धांधल जी राठौड़, बाबूजी महाराज, इनका भी बहुत बड़ा चर्चा होती थी उस समय। तो उन्होंने क्या किया कि अमरकोट वालों ने ऊंचा तोरण बांध दिया। तो ऊंचा तोरण बांधा, तो उसने ऊंचा तोरण बांध दिया, तो उसको मारने के लिए अपन को क्या ऐसा बांधा कि घोड़ी अगले पैरों पर खड़ी हो, केवल दो पैरों पर खड़ी हो, पिछले पर, अगले पैरों को आगे ऊंचे कर दे, तब उस पर तोरण मारा जा सकता है। तो इसके लिए ऐसी घोड़ी बाबूजी महाराज के पास नहीं थी, तभी तो वो केसरी कालमी को लेने के लिए माता देवल चारणी के पास गया। तो माता देवल चारणी से जाकर उन्होंने कहा कि माता जी, मुझे आपकी घोड़ी की आवश्यकता है, क्योंकि मैं दूल्हे बना हुआ हूँ और मैं शादी करने के लिए जा रहा हूँ, तो मुझे आपकी घोड़ी, तो आपको पता है कि दूल्हे होता है तो उसका तो बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो माता जी मना भी नहीं करे, लेकिन माता जी ने कहा कि देखो, मैं आपको मेरी घोड़ी तो दे दूंगी, घोड़ी देने से मैं मना नहीं कर रही, लेकिन आपको मेरी जो बात वो सुन के जानी पड़ेगी कि बताओ कि मेरी जो घोड़ी है वो मेरी गायों की रक्षा करती है, तो आपको मेरी गायों की रक्षा करने की अगर आप सौगंध खाओ तो मैं मेरी घोड़ी आपको दे सकती हूँ। बाबूजी महाराज ने कहा क्यों नहीं, मैं आपकी गायों की रक्षा करूँगा। तो क्या आपको, फिर बाबूजी महाराज ने बोला कि माता जी, आपकी गायों की, मैं जा रहा हूँ अमरकोट, तो मैं वहाँ जाऊँगा तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपकी गायों के साथ चोरी हो गई, कुछ भी परेशानी है। तो माता चारण ने बोला कि जैसे ही मेरी गायों पर संकट आएगा तो मेरी जो केसरी कालमी घोड़ी है ये हिनाने लग जाएगी, अनोखी हरकतें करने लग जाएगी, तो समझ जाना कि भाई मेरी गायों पर संकट आ गया। बाबूजी महाराज बढ़िया दूल्हे बन के सज धज के जाते अमरकोट जाते। केसरी कालमी एक बहुत ताकतवर और घोड़ी थी, तो उसने केसरी कालमी ने अपने अगले पैरों को ऊंचा किया, पिछले दो पैरों पर खड़ी हुई और बाबूजी महाराज ने तोरण मारा और तोरण मारकर बाबूजी महाराज फेरे पे चले गए। फेरे पे गए और तो बाबूजी महाराज ने कितने फेरे खाए थे? 3। ओनली कितने फेरे खाए थे बाबूजी महाराज ने? 3। और जो केसरी कालमी थी वो हिननाने लगी और अपनी हरकतें करने लगे। तो बाबूजी महाराज को पता चल गया कि भाई माता चारण की गायों पर संकट आ गया है। तो उन्होंने तुरंत उसी समय 3 फेरे खा के अपने फेरों का बंधन से हटे
और गायों की रक्षा करने के लिए केसरी कालमी घोड़ी लेकर आप वो युद्ध क्षेत्र में आ गए। तो उन्होंने वहां पर युद्ध क्षेत्र में आकर गायों की रक्षा की, युद्ध किया, वहां पर अपना मृत्यु को प्राप्त हो गए, लेकिन उन्होंने गायों की रक्षा की। पश्चिमी राजस्थान में आज भी 3 फेरे लिए जाते हैं। कितने फेरे लिए जाते हैं? 3 फेरे लिए जाते हैं। ये बाबूजी महाराज की आपको कहानी है। तो राजस्थान में ऊंटों को लाने का श्रेय भी बाबूजी महाराज को दिया जाता है और ऊंटों का देवता बाबूजी महाराज को। और ऊंट सबसे ज्यादा कौन सी जाति का इसका पालन पोषण करती है? वो राइका या रेबारी जाति है। तो वो अपने ऊंटों को स्वस्थ रखने की कामना, ऊंट कभी भी बीमार हो जाते हैं ना, तो वो बाबूजी महाराज से उनको स्वस्थ रखने की कामना करते हैं और बाबूजी महाराज को पूजते हैं। तो ये हो गया अपना क्या, बाबूजी महाराज की कहानी। और अपन लोक देवता पढ़ेंगे तब और इससे विस्तार से, और लक्ष्मण जी का अवतार कैसे, वो और व्याख्या अपन बाद में कर लेंगे। अब देखो ऊंटों का पालक जाति कौन सी है? रेवारी या राइका। ये क्या है? ऊंटों की पालक जाति है। ये ऊंट आपने सामने देख ही रखा है, क्योंकि ऊंट तो अपने खूब पाए जाते थे पहले, लेकिन अब इनकी धीरे धीरे जनसंख्या कम होने लग गई। गाँव में ऊंट पहले खूब देखने को मिलता था, लेकिन अब तो ये कम देखने को मिलने लग गए। और ऊंट का ये सवारी है जैसलमेर की। जैसे आप जैसलमेर की तरफ जाते हो घूमने, तो वहाँ पर ऊँट को बैठने की आपको एक अलग ही अंदाज में एंजॉय करना। कभी जाए तो ऊँट पे जरूर बैठ के आना। इसके बाद में अपन बात करेंगे राजपुष्प। अपना जो राजपुष्प है राजस्थान का राजपुष्प है रोहिड़ा। क्या है राजस्थान का राजपुष्प? रोहिड़ा। रोहिड़ा को 31 अक्टूबर 1983 को रोहिड़ा को राज्य पुष्प घोषित किया गया था। ये पूरी एग्जैक्ट तारीख याद रखना, क्योंकि यहां से क्वेश्चन काफी बार पूछा जा सका है कि रोहिड़ा को राज्य पुष्प कब घोषित किया गया? 31 अक्टूबर 1983 को घोषित किया गया था। इसका वैज्ञानिक नाम मैंने आप सबको बताया कि सबको वैज्ञानिक नाम याद करना है, क्योंकि वैज्ञानिक नाम हमेशा क्वेश्चन में पूछे, यहां से क्वेश्चन आते हैं तो उसमें क्या पूछा जाएगा? तो उनका वैज्ञानिक नाम, एक उनका अन्य नाम, उनको कब राजपशु घोषित किया गया, ये क्वेश्चन यहाँ से अमूमन पूछे जाते हैं। तो जो राजपुष्प रोहिड़ा है, इसका नाम है टिकोमेला अंडुलेटा। क्या है इसका नाम? 3 बार बोलो, टिकोमेला अंडुलेटा। क्या है? टिकोमेला अंडुलेटा। क्योंकि ये वैज्ञानिक नाम है, अपन को थोड़े इनको बोलने में अपन को थोड़ा अजनबी लगता है, तो इसको क्या अपन 2, 3, 4, 5 बार बोलेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो वो क्वेश्चन अपना सॉल्व हो जाएगा। तो इनके लिए अपन को क्या करना है कि इनको बार बार बोलना है और ऑप्शन से प्रैक्टिस करेंगे तो अपने यहां से क्वेश्चन हो जाएगा। रोहिड़ा को राजस्थान रेगिस्तान का सागवान कहा जाता है। कैसे? देखो, सागवान है वो बहुत मूल्यवान वृक्ष है। इसके जो लकड़ी होती है वो बहुत मूल्यवान होती है, जिसके अपने किवाड़ बनाए जाते हैं। तो ये मूल्यवान वो होती है सागवान लकड़ी। इसी प्रकार राजस्थान के पश्चिमी राजस्थान में भी क्या वृक्ष का जीवित रहना एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पश्चिमी राजस्थान में क्या है? रेगिस्तान, और रेगिस्तान में क्या? पानी की कमी। तो वहाँ वृक्ष का जीवित रहना बहुत बड़ी बात है। तो एक तो खेजड़ी वृक्ष है, उसका जब तो इतना महत्व है। इसी प्रकार हमारा रोहिड़ा है, इसका भी बहुत ज्यादा महत्व है, क्योंकि ये पश्चिमी राजस्थान में पाया जाता है। और ये पश्चिमी राजस्थान में पाया जाता है। और ये आपको मैं रोहिड़ा का वो बता, ये है रोहिड़ा अपना, देख लिया है। ये क्या है? रोहिड़ा। इसके जो फूल होते हैं ना, इनका कलर कैसे होता है? या तो पीला होता है या कैसा होता है? लाल। क्या होता है? लाल। ये इनके कलर होता है। और ये कहाँ पाया जाता है? सबसे ज्यादा पश्चिमी राजस्थान में पाया जाता है। अब आगे अपन बात करें तो राजस्थान का राज्य खेल, राजस्थान का जो राज्य खेल है ना अपना, वो क्या है? बास्केट। क्या है राजस्थान का राज्य खेल? बास्केट। जिसको कब घोषित किया गया राज्य खेल? 1948 में। कब किया गया? 1948 में। कब? अपना जब देश स्वतंत्र हुआ 1947 में, और अगले ही साल इसको क्या कर दिया? राज्य खेल घोषित कर दिया गया। इसमें क्या होता है? कितने खिलाड़ी होते हैं इसमें? यह क्वेश्चन काफी बार पूछा जा चुका है, काफी एग्जाम में। कितने खिलाड़ी होते हैं इसमें? 5 खिलाड़ी होते हैं। तो 5 तो एक टीम के, 5 दूसरी टीम के, तो 2 टीम होगी, तो 5 इस टीम के, 5 इस टीम के। तो काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? कितने होते हैं? 5। कितने खिलाड़ी होते हैं बास्केटबॉल में? 5 खिलाड़ी होते हैं। ये तुम्हारा भाई साहब राजस्थान का प्लेयर अपने जो बास्केटबॉल खेल रहा है, और इसको 1948 में राज्य खेल घोषित किया गया था। और इसमें एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 5 खिलाड़ी होते हैं। अब अपन सबसे बढ़िया तुम्हारे लिए सबसे पसंद चीज को याद लेता आता हूं, राज्य नृत्य। राज्य नृत्य क्या है अपना? घूमर। क्या होता है राज्य नृत्य? क्या है अपना? घूमर।
घूमर होता है, इसे राजस्थान में लोक नृत्यों का सिरमौर कहा जाता है। जैसे अपन लोक नृत्य पढ़ेंगे ना उस समय और इसके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन वर्तमान समय में बता रहा हूं कि इसको क्या कहा जाता है, राजस्थान का लोक नृत्य सिरमौर। घूमर नृत्य है ये, इसको राजकीय नृत्य घोषित किया जा चुका है। कब किया जा चुका है, 1986 में इसे राज्य नृत्य घोषित किया गया। कब किया गया, 1986 में किया गया। और जो अपने महिलाएं इसे बड़े चाव से करती है इस नृत्य को। तो मैं आपको इसका भी वो बताता हूँ। जैसे देखो ये महिलाएं, देखो घूमर नृत्य है ना, ये राज्य घरानों में ही प्रारंभ कर दिया गया था, 1986 में से घोषित किया गया था अपना वो। जैसे देखो महिलाएं, ये क्या बना पहन रखा है, घाघरा पहन के नृत्य किया जाता है। ये नृत्य क्या पहन के किया जाता है, घाघरा पहन के। और महिला इसे गोल घेरे में नृत्य करती है। देखो जैसे देखो तुमको दिखाई दे रहा होगा, ये महिलाएं रही गोल घेरा बना के नृत्य करती है। और आपने गीत भी सुना होता, घूमर मारी छैल नखराड़ी, ये खूब चलता है। तो ये अपना कौन सा हो गया, राज्य नृत्य क्या हो गया अपना, घूमर हो गया। ये याद रखना, राज्य नृत्य क्या है अपना, घूमर। कब घोषित किया गया, 1986 में। यहाँ से अमूमन काफी बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये तो एक अपने लिए गौरव की बात है कि हमारा जो नृत्य है वो क्या है, घूमर। और इसको अमूमन कौन करती है, महिलाएं, पुरुष नहीं करते। और यह नृत्य केवल देखो महिलाएं द्वारा किया जाता है। गोल घूमर घेरा बना के लिए किया जाता है, महिलाएं घाघरा पहनकर करती है, ये मैंने आपको बता ही दिया।